गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग से ही रिलेटेड और हम बात करेंगे उसके स्कोप की, यानी एडवर्टाइजिंग का क्या क्षेत्र है, किस किस एरिया में इसने अपने पैर फैला लिए हैं। डेफ़िनेटली विज्ञापन जो है वो अब सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं रहा है, अब वो उस पोर्शन से या उस पॉइंट से थोड़ा और ऊपर जा चुका है। यानी कि अब विज्ञापन का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए नहीं करता, बल्कि नॉन गवर्नमेंट और एसोसिएशन या जो गवर्नमेंट है, या फिर इसके अलावा जो नॉन बिजनेस एसोसिएशंस हैं, चैरिटेबल एसोसिएशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो सब भी एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल जो है बखूबी कर रहे हैं। क्योंकि पहले के कंपैरेटिवली पहले क्या था कि विज्ञापन का इतना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी आप सोचेंगे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का विज्ञापन के साथ क्या कनेक्शन है, वो भी अभी हम बताएंगे। और इसके अलावा जो भी मतलब एक जो आज का जो दौर है और उसमें जितना हम ग्रोथ कर चुके हैं, तो उसके आधार पर हम देखेंगे तो बिना एडवर्टाइजमेंट के सरवाइव करना, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए इट टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर उसे वाकई में मार्केट में एक बड़ा शेयर जो उसने कैप्चर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी रहेगा कि वो विज्ञापन का इस्तेमाल बखूबी करे और बहुत स्ट्रांगली इसको एक स्ट्रांग वेपन की तरह लेगा, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे इसका। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि विज्ञापन यानी एड्स जो हम करवाते हैं या करते हैं, उससे उसका क्या कनेक्शन है, उसका एरिया क्या क्या है, उसका स्कोप क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे कि पहले के टाइम का अगर हम कंपैरिजन करें आज की डेट में, तो पहले एड्स जो होती थी वो सिर्फ एक इन्फॉर्म करने के लिए होती थी, दैट्स ऑल। उसमें उतना ज़्यादा उसमें कोई बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो पूरा एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि प्रोडक्ट का कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रखने वाला सीन है। तो इसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, संस्था के बारे में, प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी के बारे में, डीलर्स के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में कंपैरिजन करेंगे वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ। तो अब थोड़ा वास्ट कर दिया है जो एडवर्टीज़मेंट को, जो एक हम भूमिका दे रहे हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है। यानी हमने विज्ञापन को एक ऐसा कार्यभार सौंपा है जो शायद पहले उसके पास नहीं था, अब उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राइट। उसके बाद आ रहा है जो भी मीडिएटर हैं, जो मध्यस्थ हैं, एंड जो भी सेल्समैन हैं, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए अभी हमें ये आएगा दिमाग में कि हमें उन्हें अट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो उनको काम दे रखा है। बिजनेसमैन है या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसने अपना माल बेचना है, तो जिसको काम की ज़रूरत होगी वो अपने आप जाएगा उसके पास, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, मार्केट में इतने ब्रांड्स आ चुके हैं कि जो मिडल मैन है, जो आपका यानी कि बिजनेसमैन या जो इंडस्ट्रियलिस्ट या जो मैन्युफैक्चरर का सामान यानी गुड्स वो कस्टमर तक पहुंचाता है, उसके बीच में जो एक चेन है मिडल मैन की, वो मिडल मैन अब इतना अवेयर है, उसे पता है कि कौन सा ब्रांड फेमस है और कौन सा ब्रांड नहीं, कौन से किसके साथ जुड़ने में उसको ज़्यादा बेनिफिट है। तो डेफिनेटली जो ब्रांड बहुत पॉपुलर होगा, जिसका विज्ञापन बहुत तगड़े तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाता होगा और जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, तो डेफिनेटली मिडल मैन उसी के साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि जितना सेल बढ़ेगी उससे उसका कमीशन बढ़ेगा, उसका जो है हिस्सा बढ़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी होती है कि जिस कंपनी या जिस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के एडवर्टाइजमेंट जो बहुत अच्छे तरीके से किए जाते हैं, उसमें मिडल मैन इसलिए भी जुड़ता है क्योंकि उसको अपने पार्ट पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना, क्योंकि उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को कि अब मैं क्या प्रोडक्ट जो है, मेरे प्रोडक्ट का क्या नाम है और क्या चीज़ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर को पता है, उसका विज्ञापन इतने बढ़िया तरीके से हो चुका है पहले से कि मिडलमैन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है
इंक्रीज़ इन नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जो की बात मैंने अभी की कि सिर्फ बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं विज्ञापन का सहारा ले रही, बल्कि गवर्नमेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेते हैं डेफिनेटली। और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, एक तरीके से इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो चैरिटी के लिए कोई, या ब्लड डोनेशन का कोई कैंप लगाना है, उसके लिए कोई लोगों को बताना है, अवेयर करना है, उसकी सूचना देनी है, तो विज्ञापन से बढ़िया और क्या हो सकता है। पोलियो के लिए है, या और आप ये देख सकते हो कि सिगरेट स्मोकिंग का जो भी बैड इफ़ेक्ट है वो जानकारी लोगों को तक पहुंचानी है। कैंसर से रिलेटेड है, HIV एड्स से रिलेटेड है, कस्टमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई बात है, कस्टमर को कहा जाता है कस्टमर आप अवेयर रहो। ये सारी चीज़ें आप देखोगे, मैसेज जितने भी हैं वो सब गैर व्यावसायिक विज्ञापन ही तो कहलाएंगे ना। इनका मकसद कोई प्रॉफिट अर्न करना तो नहीं है ना। इस विज्ञापन का जो मकसद है वो हम कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना बेच रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी सोशल कॉज, राइट। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ मीडिया। अब मीडिया पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी वास्ट हो गया है। मीडिया में आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, मैगज़ीन्स हैं, बोर्ड्स हैं, न्यून साइन बोर्ड्स बोलते हैं जिसको हम, और टेलीविज़न है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, राइट, बैनर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, केबल्स हैं, आपके घर में सिनेमा है, और इसके अलावा इंटरनेट तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेट तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है। तो अभी जितना मीडिया ने अपने पैर फैलाए हैं, तो डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अपने आप को दिखाने का लोगों को। तो हमें एक तरीके से एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज़ हैं या जो भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, उन लोगों को एक नई जगह, नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसके ज़रिए वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो मीडिया का जो विकास हुआ है उसकी वजह से भी विज्ञापन का स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पहले के कंपैरेटिवली बढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, जब औद्योगिकरण हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ा है तो उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए हमें विज्ञापन का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि उसके बगैर जो है हम अपनी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं बेच सकते। और अब तो ये बात भी है कि हम सिर्फ अपने लोकल लेवल पर नहीं, बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कैसे पॉसिबल होगा बिना एडवर्टीजमेंट के, है ना। अब आपको सिर्फ लोकल या डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर से थोड़ी ना कंपटीशन लेना, अब तो आपको इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से और मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन लेना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बड़े लेवल पर एक सॉलिड विज्ञापन तैयार करो जिससे कस्टमर पर आपकी छाप पड़े। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंक्रीज़ इन लेवल ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन बढ़ गया है, कैसे बढ़ गया है? ऑब्वियसली देखिए, टाइम के हिसाब से हर चीज़ जो है पहले से इंक्रीज़ हुई है, उसका स्कोप बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके उनकी डिमांड्स बढ़ी हैं, उनका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, इनकम लेवल बढ़ा है पहले के कंपैरेटिवली। लोगों की अंदर अब एक लिटरेसी आई है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब लोग पढ़े लिखे हैं। वो भी एक पॉइंट है कि ज़्यादा जो लिटरेसी रेट बढ़ने से, और हम कह सकते हैं कि मार्केट में, जब यहाँ अगर प्रतिस्पर्धा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोगों के एंटर करने की वजह से, यहाँ पर लोगों का मतलब सेलर से है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरर या सेलर के एंटर करने से कंपटीशन बढ़ गया है। अब कंपटीशन में आपको अगर किसी को हराना है तो डेफिनेटली आपको ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी जो सामने वाले को धराशायी कर दे, यानी कि कस्टमर को आपको जीतना है ना, कस्टमर के दिल को जीतना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से उनके आगे रखें कि वो दूसरे की चीज़ को भूल ही जाएं, दूसरे के मैसेज को वो अनसुना कर दें, ठीक है। और जब मैं लिटरेसी रेट की बात कर रही थी तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप कह सकते हो कि पहले के कंपैरेटिवली आज जो कस्टमर है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है, अवेयर है, वो इन चीज़ों के टच में है, उसे अपने राइट्स का भी पता है,
और अब ज़्यादा कस्टमर तक हम और बढ़िया तरीके से पहुंच सकते हैं। पहले तो ये था कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो हम ज़्यादातर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कम कर पाते थे। क्योंकि जब पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे, है ना। तो अब ऐसा नहीं है, तो वो भी एक पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज़ दर्शकों में पाठकों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन रीडरशिप। और वही बात आ गई जो मैं बताने चाह रही थी, इन्होंने इस पॉइंट में बता दिया है कि लिटरेसी रेट बढ़ने से जो है वो रीडर्स की संख्या बढ़ी है। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर अब ज़्यादा लोग पढ़ने लगे हैं, और जो है इससे क्या होगा कि उन लोग और उनकी पर कैपिटा इनकम या जो रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, तो उससे उनकी आय भी बढ़ी है, इनकम भी इंक्रीज़ हुई है। उससे क्या हुआ कि उनका एक जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ है। अब उन्हें वैरायटी ऑफ गुड्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बढ़िया मौका है उन तक पहुंचने का, राइट। सो आप देख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स जो इन्होंने बताया है कि किस तरीके से विज्ञापन ने अपने पैर फैलाए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। और इसके कई सारे ऑब्लिक्स हैं, मतलब कई तरह के से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जैसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो एडवर्टाइजिंग के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसको आप प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी बोल सकते हैं। एक प्लेयर वर्ड आजकल बहुत फेमस है। प्लेयर का मतलब जो खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी का मतलब सिर्फ खेल का मैदान में खिलाड़ी नहीं होते। कहते हैं ना, जब हम नॉर्मली एक जनरली भी हम कई बार कह देते हैं कि ये बंदा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ी का मतलब बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्टिव है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे हम प्लेयर्स की बात करेंगे तो प्लेयर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब हर वो पर्सन जो एडवर्टाइजिंग के साथ जुड़ा हुआ है, दैट पर्सन इज़ नोन एज प्लेयर। और मतलब हम इसमें उन लोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एडवर्टाइजिंग के साथ कनेक्टेड है, वेदर द पर्सन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जैसे सबसे पहले आ रहा है खुद एडवर्टाइज़र, जिसने एडवर्टाइजिंग कराई है, जो एडवर्टाइजिंग कराना चाहता है, राइट। जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट। ये सभी लोग। अच्छा, कई बार क्या होता है कि खाली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर नहीं कराता, बल्कि जो मिडल मैन है यानी रिटेलर है वो भी एडवर्टाइजमेंट करता है, या कई बार ये थोक विक्रेता है, होल सेलर है, वो भी करता है। ये नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लगा लो कि जो काम है वो सिर्फ मेन पर्सन का है, नहीं, बल्कि कई बार अब थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेलर्स और होल सेलर्स भी अपने पार्ट पर अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं, ठीक है। और अब एडवर्टाइजिंग कराने वालों में सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एनजीओज़ भी हैं, सोसाइटी में काम करने वाली वो सब संस्थाएं हैं जो सामान्य जनता को, आम आदमी को कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना चाहती हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू एडवर्टाइजिंग, राइट। उसके अलावा दूसरा पर्सन जो जुड़ा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं, द पर्सन इज़ बायर, राइट। बायर जो आपका सामान खरीदता है। अब इस बायर को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है प्रोस्पेक्टिव बायर, वो बायर जो प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेरे घर में कोई भी वाटर प्यूरीफायर नहीं है, मैं सिंपल जो पानी आता है बस उसी को ही यूज़ करती हूँ। इट मीन्स कि आई एम नॉट यूजिंग वाटर प्यूरीफायर, जिसको आप आजकल आरओ कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक प्रोस्पेक्टिव बायर हूँ, यानी कि हो सकता है अगर मुझे कोई इम्प्रेस करे अपनी बातों से और विज्ञापन से अगर मैं प्रभावित हो जाऊँ, तो शायद कल को मैं अपने घर में आरओ या प्यूरीफायर लेकर आ जाऊँ, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात को कितने सटीक ढंग से मेरे सामने रखता है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव बायर वो हैं जिन्होंने अभी तक विज्ञापन करता, यानी कि जो अभी जिसकी हमने बात की,
उस प्रोड्यूसर का मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, बल्कि मैंने किसी का भी प्रोडक्ट अभी तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। तो सबसे पहले तो वो मेरे दिमाग में ये बात डालेंगे कि वाटर जो है, जो आप पी रहे हैं पानी, वो सेफ़ होना चाहिए, और जो पानी पीछे से आता है करंट वाटर, दैट इज़ नॉट सेफ़ फॉर योर बॉडी। सो सबसे पहले वो मुझे मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करें कि पानी कितना सुरक्षित होना चाहिए और मेरे घर का पानी कितना असुरक्षित है, यानी इम्प्योर है, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है, वो बायर जो जिनके घर में वाटर प्यूरीफायर, मान लीजिए मेरे घर में वाटर प्यूरीफायर तो है, लेकिन उस प्रोड्यूसर का नहीं है जो प्रोड्यूसर मुझे अपनी बात से इम्प्रेस करना चाह रहा है। यानी जो टीवी पे विज्ञापन आ रहा है एक कंपनी का, लेकिन मेरे घर में वाटर प्यूरीफायर है दूसरी कंपनी का, राइट। तो अब टीवी पर देखकर क्या मैं अपना वाटर प्यूरीफायर चेंज करूँगी या नहीं करूँगी, डिपेंड करता है कि मैं उस ऐड से कितनी प्रभावित हुई हूँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड से प्रभावित होकर ही सामान खरीदते हैं, नहीं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड ने ख़रीदा है और उसने आपको बताया, देन आपको लगा कि आपका वाटर प्यूरीफायर इतना बढ़िया नहीं है, जो उसके घर में वो ज़्यादा अच्छा है, तो आपने चेंज कर लिया। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि क्रेता कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो बायर है, वो एक तो वो है जो बिल्कुल ही उस चीज़ को उसने उस प्रोडक्ट को अभी तक शुरू ही नहीं किया यूज़ करना। दूसरा, उस प्रोडक्ट को यूज़ तो कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा है जिसका विज्ञापन वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कहता है कि भाई मैं तो आपकी कंपनी का वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे घर में आरओ लगा हुआ है जो पर्टिकुलर कंपनी का है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जब मेरे घर में वो सर्विस के लिए आए, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि उसी कंपनी का एक नया मॉडल आया है जो पानी कम वेस्ट करता है। अब देखो, ये उन्होंने बात क्यों बोली मेरे आगे, इसलिए बोली कि वो चाहते हैं कि मैं अब उसी कंपनी के साथ तो जुड़ी रहूँ। जुड़ी तो मैं हुई हूँ क्योंकि मैंने उनका वाटर प्यूरीफायर लगा रखा है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें भी रहती हैं कि कस्टमर कहीं कल को प्रोडक्ट चेंज करता है तो हमारे ब्रांड को छोड़ ना दे, इसलिए वो नई नई स्ट्रेटजी लाकर हमें अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो बायर जो उस ब्रांड को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उस ब्रांड को हमेशा इस्तेमाल करता रहे, ऐसा भी एक बायर हो सकता है। तो हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायर। एक जो बिल्कुल ही अभी अनजान है आपके प्रोडक्ट से, दूसरा जो आपका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता लेकिन दूसरे का करता है, और तीसरा आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करता है और आप चाहते हैं कि वो कहीं और ना जाए, राइट। अब तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब वो एजेंसीज़ जो इस विज्ञापन के पूरे कार्य को संभालती है। अब देखिए, जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होता है वो कई बार खुद सारा विज्ञापन वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसके लिए बड़ी स्किल की और इंटेलिजेंस की और आर्टिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है, जिनको पता है ग्राहक की नब्ज़ का, बायर की नब्ज़ का पता होना चाहिए, किस तरीके से ऐड करनी है। अब आप टीवी में देखोगे तो कितनी एड्स, कितने तरीके की एड्स होती हैं। मान लीजिए वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप अपने प्रोडक्ट की ऐड भी खुद ही कर पाओ। नहीं, इसके लिए आजकल जो है मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो विज्ञापन का काम करती हैं। वो प्लानिंग भी करती हैं, वो प्रिपेयर भी करती हैं, और वो एग्जीक्यूट भी करती हैं। प्लानिंग किस चीज़ की करती हैं कि वो देखती हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, उसकी विज्ञापन किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें और कौन कौन सी बातें हम डाल सकते हैं। प्रिपेयर का मतलब होता है जब उनके माइंड सेट हो गया, प्लान कर लिया उन्होंने, देन वो अब देखेंगे कि मैसेज हमने किस हिसाब से देना है, कौन से सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करना है, कितना लंबा मैसेज होना चाहिए, उसके लिए किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जो कॉपी तैयार करेंगे, उस कॉपी में मैसेज किस तरीके का होगा, कौन सा स्लोगन हम बोलेंगे, और किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। और तीसरा आता है एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर वास्तव में उस विज्ञापन का प्रचार, मतलब एक तरीके से उसको तैयार कर गया, और हमने उसको मीडिया हमने देखना है कि हमने किस मीडिया के थ्रू उसको पेश करना है। तो अभी हमें क्या अपनी ऐड टीवी में देनी है, या न्यूज़पेपर में देनी है, या इंटरनेट पे देनी है, डिपेंड करता है कि जो विज्ञापन करवा रहा है उसकी जेब में पैसे कितने हैं, राइट। क्योंकि सारा जो खेल है वो पैसों का है। जितना पैसा आप ज़्यादा खर्च कर पाओगे, उतना बड़ा और सॉलिड मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली किस मीडिया का आपको चूज़ करना है,
कितना टाइम होना चाहिए, कितना और कहाँ पर आपने ऐड देनी है, और टाइमिंग क्या रहेंगी ऐड की, किस तरीके के लोगों का, कौन कौन से आर्टिस्ट होंगे, मैसेज को किस तरीके से बोला पढ़ा जाएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं। ठीक है जी। तो अब ये कौन थे? ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के लोग थे, जो जिनका काम है लोगों के लिए यानी दूसरे लोगों के बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट तैयार करना। ठीक है। तो इसके लिए बड़े रिसर्च की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, फैशन एक्सपर्ट्स हैं और मीडिया एक्सपर्ट्स हैं और मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब लोगों की हेल्प चाहिए। राइटर हैं, आप देखोगे कई बार उसमें कई तरह के डायलॉग्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो डायलॉग्स राइटर लिखता है। ठीक है। कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो उसको प्रेजेंट करते हैं। अब आपने देखा अमिताभ बच्चन जो है गुजरात के टूरिज़्म की ऐड करते हैं, कभी तो आइए गुजरात में, सुना है आपने ये लाइन, बहुत बार सुनी होगी। और इसके अलावा अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो आजकल वो म्यूचुअल फ़ंड की ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके थ्रू विज्ञापन जो है और भी इम्प्रेसिव हम बना सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ मीडिया। मीडिया जिसकी मैं बात करी थी, जैसे वो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, बोर्ड्स हों, पैम्फलेट्स हों, बलून्स हों, जो आकाश में आपने बलून्स देखे हैं, वो मतलब एक तरीका है ना, वो भी उस पे लाने का, एडवर्टाइजमेंट करने का। इंटरनेट है, राइट। बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, आप जा रहे हैं और आप देखोगे कि सड़क के दोनों तरफ जो है काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हैं। आप कहीं में किसी मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं तो आप वहाँ देखोगे कि आपको बड़े जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आगे कुछ ऐसे बोर्ड्स मिलेंगे जिस पर डिस्प्ले हो रहा है कुछ जिस पे ऑब्वियसली वो डिफरेंट टाइप की एड्स हैं हो रही होती है। तो ये सारा जो है मीडिया का सिस्टम है और ये डिपेंड करता है कि हम मीडिया कौन सा चूज़ करते हैं। तो मीडिया भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एडवर्टाइजमेंट के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल बॉडीज़। अब ये प्रोफेशनल बॉडीज़ वो होती हैं जो आपने अभी डिफरेंट पर्सन देखे, जैसे मीडिया देखा आपने, जैसे आपने एजेंसी देखी, जैसे आपने बायर देखा और जैसे आपने विज्ञापन करने वाला पर्सन देखा। ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों को जो रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़। अभी मैं आपको एक नाम बताती हूँ, दैट इज़ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र। अच्छा, ठीक है। अब एडवर्टाइज़र वर्ड आया ना, तो ये विज्ञापनकर्ता को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। कई तरह की संस्थाएं बनी हुई हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ बनी हुई हैं जो एडवर्टाइज़र को प्रतिनिधित्व करती हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। सिमिलरली बायर के लिए भी बनी है। सिमिलरली आप देख सकते हो जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के लिए बनी हुई है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये किसके लिए बनी हुई है, राइट? ये किसके लिए बनी हुई है? ये एजेंसी के लिए बनी हुई है, जो अभी हमने एजेंसी का नाम लिया उसके लिए बनी हुई है। न्यूज़पेपर के लिए देखो, समाचार पत्र और मैगज़ीन के लिए जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम क्या है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो आइडिया लग गया आपको कि डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट लोगों को, चाहे मीडिया हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे वो सेलर हो या विज्ञापनकर्ता हो, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या रोल है? एक तो गवर्नमेंट भी विज्ञापन यूज़ करती है डेफिनेटली, है ना। पब्लिक को कोई भी इम्पॉर्टेंट बात बतानी है तो उसके लिए जैसे अब लोकल गवर्नमेंट है, नगर पालिका जिसको आप बोलते हैं, म्यूनसिपल कमेटी है, ये देखते हैं कि आपके एरिया में जो विज्ञापन हो रहे हैं वो अच्छे टाइप के होने चाहिए, उसमें कोई वल्गर बात नहीं होनी चाहिए। दीवारों पे अगर कोई एडवर्टीज़मेंट का बोर्ड लगा हुआ है तो उस पर कोई इस तरीके का विज्ञापन ना हो जो सोशल वैल्यूज़ की अगेंस्ट हो। तो सरकार का रोल दो है, एक तो वो खुद भी एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व है और दूसरा वो एडवर्टाइजमेंट को एक कंट्रोल भी करती है, वो रेगुलेट भी करती है कि जो भी विज्ञापन, जो भी एड्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, उसका सोसाइटी पे कोई गलत असर ना हो। तो ऑब्वियसली सरकार का ये रोल होता है कि वो इस तरीके के एक्ट्स पास करे जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। मैं थोड़े से एक्ट्स की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊंगी। जैसे हाईलाइट किया है मैंने 1984 में एक MRTP एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था। MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है। तो ये व्यापार से रिलेटेड एक्ट था कि जिसमें
व्यापार में जो भी हम अनुचित व्यवहार करते हैं, या जो अनुचित का मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उसको ऐड किया गया कि मतलब अगर व्यापारी लोग जो है वो धोखाधड़ी करते हैं या विज्ञापन के ज़रिए वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इससे बचने के लिए और बचाने के लिए लोगों को इस तरीके का संशोधन किया गया, मतलब अमेंडमेंट किया गया। 87 में आप देख सकते हो सरकार ने क्या किया, जो टीवी में एड्स आती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया कि भाई टीवी में जो भी ऐड आएंगी उसके ऊपर ये नियम लागू होंगे, उसके हिसाब से ही उसको चलना होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। इसके अंदर भी आप देखोगे कि कंज्यूमर को किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, कंज्यूमर को इस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए कि जो विज्ञापन करता यानी जो एड्स बनाते हैं और दिखाते हैं, उस एड्स में कई बार ऐसी बातें होती हैं जो रिलायबल नहीं हैं, झूठ हैं, धोखाधड़ी की वजह के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं, जिससे क्या होता है कंज्यूमर उस पर बिलीव कर देता है और फिर उसको धोखा मिलता है। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का एक्ट बनाया गया। तो कई तरह के एक्ट बनाए गए हैं। सेबी एक्ट है 1992, तो शेयर मार्केट में जो शेयर्स का लेन देन होता है, सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। सो ये तो है सरकार का रोल। तो सरकार जुड़ गई विज्ञापन के साथ डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। फिर है मिडलमैन। मिडलमैन वो होता है जो आपकी प्रोड्यूसर की वस्तु को कहाँ पहुँचाता है, किसके पास पहुंचाता है, कस्टमर के पास पहुंचाता है। अब मिडल मैन के बारे में वैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है एक बार, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये भी विज्ञापन के साथ जुड़ा हुआ है। तो विज्ञापन यानी ऐड अगर अच्छी सी की गई होगी तो कस्टमर ऑलरेडी अवेयर होगा, तो मिडल मैन को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और उसको अपना प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा। तो ये सारे पक्षकार, ये सारी पार्टीज़, ये सारे समूह थे जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विज्ञापन के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। अब हो गई बात ख़त्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या मतलब है, ये कहता है क्या हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो वो एडवर्टाइजमेंट के लायक होगा, इसीलिए उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। अब वो लायक है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए देयर आर सम बेसिस, कुछ आधार हैं। उन आधारों पर आपको ये चेक करना होगा कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी एडवर्टीजमेंट हो सकती है या नहीं। जैसे क्या प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करने से क्या उसकी डिमांड बढ़ सकती है या डिमांड एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या प्रोडक्ट इस टाइप का है कि विज्ञापन करने से उसकी, जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक्स है, आज कॉस्मेटिक्स का कारोबार कितना बड़ा है, कितने ब्रांड्स हैं उसके, ठीक है। सिमिलरली फैशन का अगर प्रोडक्ट्स देखूँ तो दुनिया भर के ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी ज़बरदस्त जो है वो विज्ञापन होता आ रहा है और होता रहेगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के बलबूते पर ही उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। कुछ विज्ञापन ऐसे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी आप विज्ञापन नहीं भी करोगे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ जिसकी डिमांड पर कोई अफेक्ट, अगर लोगों ने ख़रीदना है तो ख़रीदना है, अगर आप विज्ञापन नहीं भी करोगे तो उनको कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसकी डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ सकता, तो उसकी विज्ञापन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है ब्रांड्स की। अब ब्रांड्स का मतलब क्या है? ब्रांड का मतलब जैसे मैंने अभी बोला, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देना है, उसको पहचान देना है, एक नाम देना, एक लोगो देना है, एक चिन्ह देना है। आप देखोगे अलग अलग टाइप के ब्रांड्स हैं मार्केट में। ब्रांड्स के लिए मैं आपको एक जगह ले जाना चाहूँगी। अब आप ये देख सकते हो, दीज आर ब्रांड्स। कोका कोला, होंडा, मैकडी, जिसको हम मैकडोनल्ड कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में आजकल इसको मैकडी भी कह देते हैं, मर्सिडीज़। ये आप देख सकते हो, इसके साथ चित्र बने हुए हैं और एक नाम है, बकायदा नाम दिया हुआ है ना, गूगल, वॉलमार्ट, CNN जो कि न्यूज़ चैनल है, प्यूमा जो कि शूज़ के लिए है, और आप देख सकते हैं नोकिया फ़ोन्स के लिए, टोयोटा गाड़ी के लिए, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के लिए। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट ब्रांड्स, और ये बड़े कॉमन ब्रांड्स हैं लेकिन बड़े पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपको कभी भी सुनने को मिल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये आइसक्रीम के एक ब्रांड है वेनिला, जो कि बड़ा फेमस ब्रांड है।
ये वनीला की बहुत सारी टाइप की आइसक्रीम है, ये सब वनीला ही है, वनीला के अलावा इसमें कोई ब्रांड और नहीं है। हालांकि आइसक्रीम के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कि वनीला के अंदर भी बहुत सारे टाइप की आइसक्रीम्स हैं जो शायद आपको आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी। बहुत अच्छे जो स्टोर्स हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो ये अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये भी ब्रांड है, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, ब्रांड की, राइट। तो ब्रांड का मतलब क्या है, वो ब्रांड जो एक नाम है, जो एक चिन्ह है, जो किसी को पहचान देता है। जैसे आपका नाम आपको पहचान दे रहा है, सिमिलरली ब्रांड है जो प्रोडक्ट को पहचान दे रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट के पास कोई नाम ही नहीं है, कोई स्लोगन, कोई लोगो नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो कैसे ऐड करोगे आप, खुद सोच कर बताइए। आप कैसे बताओगे कि ये क्या है, ठीक है। आइसक्रीम है बट इसका कोई नाम तो होना चाहिए। अगर आइसक्रीम का कोई नाम ही नहीं है, राइट, तो आप उसकी ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नहीं है तो इट मीन्स कि देयर इज़ नो नीड ऑफ इट्स एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडवर्टाइज इट, राइट। वाइड मार्केट, वाइड मार्केट का मतलब होता है अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़े होने का मतलब क्या है कि उसके यूज़र्स बहुत हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बहुत यूज़र्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत यूज़र्स हैं, ठीक है, फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, बहुत यूज़र्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बहुत यूज़र्स हैं। लेकिन अगर मैं अब गाड़ियों की बात करूँ, गाड़ियों में एक नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, मारुति है, टोयोटा है, हुंडई है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोग करते हैं, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करूं BMW की, अगर मैं बात करूं फेरारी की, मर्सिडीज़ की, तो आप अपने शहर में झांक कर देखिए, एक सिंगल पर्सन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो BMW यूज़ करता हो, जो फेरारी यूज़ करता हो। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत बहुत महंगी हैं, राइट। और इसके यूज़र्स अपने शहर में, इवन अपने पूरे शायद स्टेट में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा मार्केट में यूज़र ही नहीं है उसके, तो उसका विज्ञापन हम अपनी लोकल मार्केट में या अपने एरिया में या अपने क्षेत्र में करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कारण यूज़र्स ही नहीं है हमारे, ठीक है। जहाँ पर इसके यूज़र्स मिलेंगे वहाँ आप इसका ऐड कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। फिर आ जाता है इमोशनल बाइंग मोटिव्स। अब इमोशनल बाइंग मोटिव्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके साथ आप इमोशनल वैल्यू अटैच कर सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर का एक ऐड आ रहा है आजकल क्रिकेट को लेकर, और उसमें म्यूचुअल फंड का सीन है, राइट। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर उनका ये कहना है कि अगर आप रिस्क तो हर चीज़ में है, क्रिकेट खेलने में भी रिस्क है, आप हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, और म्यूचुअल फंड में भी है। तो ऑब्वियसली उसमें यही कहा है कि म्यूचुअल फंड वही खरीदता है जो रिस्क ले सकता है, ओके। एक तो ये बात होगी, देखिए आपकी इमोशन के साथ उसको अटैच कर दिया कि भाई रिस्क लेना हो तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। सिमिलरली अगर हम LIC की ऐड देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सुरक्षा, परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी, इन चीज़ों को अटैच किया जाता है ताकि आप इमोशनली एक तरीके से आपको एनकरेज किया जाता है और आपको अग्रेसिव बनाया जाता है ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। तो जिन प्रोडक्ट्स में इमोशनल अटैचमेंट इन्वॉल्व हो जाता है उनका विज्ञापन करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि उसके साथ कोई इमोशनल फीलिंग अटैच नहीं हो सकती, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर सच एडवर्टाइजमेंट, राइट। फिर आ रहा है ग्राहकों को कुछ अधिक उपयोगिता। मान लीजिए इस पॉइंट में आप ये कह रहे हैं कि क्या कस्टमर को उस प्रोडक्ट में कोई स्पेशल चीज़ नज़र आ रही है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट, अब मैं लेस के पैकेट की बात करूँ, लेस कई कलर के आते हैं, मतलब चिप्स के कलर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं लेस के पैकेट के ऊपर की जो पैकेजिंग है उसकी बात कर रही हूँ। उसका डिज़ाइन, कलर्स और इवन टेस्ट भी अलग होता है, ठीक है। लोग क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और उसका विज्ञापन भी करना पड़ रहा है, क्यों, और करना पड़ भी रहा है और ज़रूरत भी है और उसका फ़ायदा भी है, ठीक है। क्योंकि एक तो उसमें वैरायटी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, विज्ञापन के ज़रिए हम कस्टमर को बता सकते हैं कि क्या कंपैरिजन है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं और वो दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह से डिफरेंट है। ये मैंने आपको छठा पॉइंट भी साथ में इन्वॉल्व कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट अगर दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है, डिफरेंट है, देन आप ये बात डंके की चोट पे बोल सकते हो। अगर दो प्रोडक्ट सेम है देन आप बताओगे कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है, कौन सा नहीं है, जब देखने में सेम है। तो जैसे वॉशिंग मशीन है, अब मॉडल अलग अलग है,
इवन एक ही कंपनी के मॉडल भी अलग अलग होते हैं। हाँ, वो आप अपने मॉडल्स में बीच में भी डिफरेंस कर सकते हो कि जी आप 7 kg वाली मशीन लोगे या आप 9 kg वाली लोगे, और 7 kg वाले में अलार्म का फैसिलिटी है, उसमें पानी कम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप कहकर जो है कस्टमर को अपना बना सकते हो। तो आप देखोगे कि बहुत सारे आधार हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लायक है या नहीं है। हालांकि हर प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है कि सारे बेसिस मौजूद हों, किसी में एक हो सकता है, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में सारे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी आधार आप में नहीं है आपके प्रोडक्ट में, देन इट इज़ नॉट एडवर्टाइजेबल। ओके, तो इसका विज्ञापन करने का फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।